नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव नागपाल ई पे लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। हम इस क्लास में इतिहास के प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करेंगे और आज की अपनी पहली क्लास में हम इतिहास का ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ये स्क्रीन आपको दिख रही है, इसमें आपको एक तरफ भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भारत का नामकरण हुआ। इसमें आपको पहले ये बात ध्यान रखनी है कि भारत का जो भारत नाम है वो उसने कैसे प्राप्त किया और किस कारण से उसको भारत कहा जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष का शाब्दिक अर्थ होता है भरतों का देश। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा जाता था और जो ईरानी लोग थे वो हमारे भारत को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे पहले सिंधु कहते थे और बाद में उस सिंधु से वो हिंदू कहने लगे। यूनानी लोग थे वो हमारे भारत को इंडस शब्द हमारे भारत के लिए यूज करते थे, इंडस। और जो अरब लोग थे वो जो जिन्हें मुस्लिम भी कहा जाता है वो हमारे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते थे। और जो अंग्रेज थे वो हमारे भारत को इंडिया कहते थे। यानी आपको पहली स्लाइड में ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भारत का इतिहास है पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक, कि हमारा ये जो एरिया है, ये क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता था? भारतवर्ष कहा जाता था। और भारतवर्ष का शाब्दिक अर्थ होता है भरतों का देश। उसके अलावा जो भारत था उस भारत देश को अपने को अलग अलग देशों के लोग अलग अलग नाम से जानते थे। ईरानी लोग कहते थे हमें सिंधु और बाद में कहने लगे सिंधु से ही हिंदू, सिंधु नदी के कारण। और जो यूनानी लोग थे वो हमें इंडस कहते थे और जो अरब लोग थे यानी मुसलमान लोग वो हमें कहते थे हिंदुस्तान। अंग्रेज लोग थे वो हमें कहते थे इंडिया, यानी इंडिया जो नाम है हमें वो अंग्रेजों से मिला। आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी, आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको दूसरी स्लाइड पर लेके चलता हूं। इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो भारत है उस भारत के इतिहास को हम तीन प्रमुख भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का फिर हम आगे विभाजन करें तो प्राचीन भारत में हम किस किस का अध्ययन करते हैं? पाषाण काल का, यानी पत्थरों से जो हमें जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल और चोल साम्राज्य। यानी प्राचीन भारत के अंदर अपने को पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल और चोल साम्राज्य का अध्ययन करना है। मुख्य बात आपको यही ध्यान रखनी है कि हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, तो हमें भारत का इतिहास का में क्या क्या अध्ययन करना होता है। अक्सर देखा जाता है कि परीक्षार्थियों को पता ही नहीं लगता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या पढ़ना है। भारत के इतिहास में तीन भाग पढ़ने हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में आपको पढ़ना है पाषाण काल, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल और चोल साम्राज्य। इसी तरह मध्यकालीन भारत में आपको क्या पढ़ना है? मुस्लिम आक्रमणकारी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 तक का टाइम है। दिल्ली सल्तनत का मतलब वो समय जब जो बाहर के आक्रमणकारी थे उन्होंने दिल्ली पर अपना राज किया और दिल्ली के आसपास को उन्होंने अपनी राजधानी बनाए रखा, उस काल को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत काल। उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन का भी हम अध्ययन करेंगे। फिर 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी बाबर ने, हम उसके बारे में भी अध्ययन
अध्ययन करेंगे और फिर अंत में हम मराठा साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मध्यकालीन भारत में अपने को प्रमुख मुस्लिम आक्रमणकारी दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 और भक्ति और सूफी आंदोलन और मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य का अध्ययन करना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा प्राचीन भारत, सेकंड पार्ट हमारा मध्यकालीन भारत, जिसका हमने अध्ययन करना है क्रम से। फिर तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हमने किसका अध्ययन करना है? यूरोपियों का आगमन, जो यूरोप से अलग अलग जो विदेशी यात्री आए या कोई और विदेशी व्यापारी आए, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटिश साम्राज्य, अंग्रेज भारत में कब आए और कितने सालों तक रहे, उन्होंने क्या क्या हमारे पर जुल्म किए, क्या क्या उनके साथ हमारे संबंध रहे अंग्रेजों के साथ, और किस तरह से हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाई, उस सब का अध्ययन करेंगे हम ब्रिटिश साम्राज्य में। फिर नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो है ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने क्या क्या नीतियां लागू की, क्या क्या उन्होंने नियम बनाए, हमारे राजाओं के साथ कैसे व्यवहार किया, आम जनता के साथ कैसे व्यवहार किया, टैक्स क्या कौन कौन से लगाते थे, हमारे सैनिकों के साथ उनका क्या व्यवहार था, इस सब का अध्ययन करेंगे अपने ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आधुनिक भारत का, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति, जो सैनिकों ने क्रांति की थी, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद भारत के अंदर किसान व मजदूर आंदोलन कौन कौन से हुए उस समय के दौरान, उसके बारे में भी अपने इस आधुनिक भारत के विषय में देखेंगे। उसके बाद विभिन्न जनजातियों ने जो आंदोलन किए हम उनका भी अध्ययन करेंगे आधुनिक भारत में। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हम जो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों से हमें गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने किस तरह से अपने प्राणों का त्याग किया और हमें आजादी दिलाई, उस सब का डिटेल में वर्णन पढ़ेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। गांधी जी, भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू, भारत का संवैधानिक विकास, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत आजाद होने के बाद भारत ने अपना खुद का संविधान बनाया और हम प्रजातांत्रिक भारत में प्रवेश कर गए और वर्तमान में उस पर लगातार चलायमान है। तो इस स्लाइड में हमने ये देखा कि किस तरह से हमने भारत के इतिहास के अंदर अपने को क्या क्या बातें अध्ययन करनी है। यानी आपको 3 बातें पढ़नी पड़ेंगी मुख्य रूप से, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में क्या क्या अध्ययन करना है ये हमने देखा, मध्यकालीन भारत में हमने क्या क्या अध्ययन करना है ये हमने देखा, और आधुनिक भारत में हमने क्या क्या अध्ययन करना है ये हमने देखा। आप इसको नोट कर लीजिए स्लाइड को। और फिर हम ये जो विवरण है ये जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस ने दिया हुआ है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अपने को आपको ध्यान रखना है कि भारत के इतिहास को 3 भागों में पढ़ना है, भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आप इस स्लाइड को थोड़ा सा देख लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम। इतिहास के अंदर हमारे जो भारत का इतिहास है या विश्व में किसी चीज का भी इतिहास हो, उसको जानने के लिए कुछ ना कुछ स्रोत होते हैं। तो हमारे भारत के इतिहास को जानने के हमारे पास क्या स्रोत हैं, इसको हम इस स्लाइड में देखते हैं। जो पहला स्रोत है वो है हमारे धर्म ग्रंथ, दूसरा स्रोत है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा स्रोत है विदेशियों का विवरण, और चौथा स्रोत है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी पहला तो धर्म ग्रंथ का मतलब धार्मिक किताबें होगी, ग्रंथ हो गए, दूसरा ऐतिहासिक पुस्तकें होगी, तीसरा जो विदेशी यात्री भारत के दौरे पर आए उन्होंने हमारे भारत के बारे में जो जो कुछ देखा उस सब का विवरण है। उनके विवरण से हमें उस समय की संस्कृति, उस समय के खान पान, रहन सहन, काम धंधे, वहां के लोगों का रवैया, वो सब पता चला, ये भी अध्ययन करेंगे हम। और नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मतलब है पुराने समय की मिली हुई, खुदाई में मिली हुई मोहरें, शिलालेख,
या कोई और अन्य साक्ष्य है जो प्राचीन समय के थे, उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। किन के बारे में? इतिहास के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले जो धार्मिक ग्रंथ है अपने और ऐतिहासिक ग्रंथ कौन से हैं, यानी इतिहास को जानने के हमारे प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। उसमें से फर्स्ट है धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथों में अपने को किस किस का अध्ययन करना है, आगे हम इनका डिटेल में पढ़ेंगे भी। पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है पुराण, चौथा है वेदांग, पांचवा है उपनिषद, छठा है स्मृति ग्रंथ, सातवां है धर्मसूत्र, आठवां है आरण्य ग्रंथ और नौवां है जैन साहित्य और 10वां है बौद्ध साहित्य। यानी कुल मिला के बात यह है कि हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए इन सभी धर्म ग्रंथों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके अपने आगे डिटेल में देखेंगे कि इनसे हमें किस तरह से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो अगला भारत के इतिहास को जानने का स्रोत है वो है ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पहला है अर्थशास्त्र का कौटिल्य। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो है जो कि कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा था। आपको पता है चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में महामंत्री था और प्रकांड पंडित माना जाता है। उसने एक राजा द्वारा अपना राज्य किस तरह से चलाया जाना चाहिए उस पर आधारित एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में मुद्रा के बारे में कोई विवरण नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य या चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने किन बातों की जानकारी दी, उन नियमों या उन बातों की जानकारी दी जिसके द्वारा एक राजा अपने राज्य को अच्छे तरह से कैसे चला सकता है, जिससे वो अपनी प्रजा का भी भला करे और अपने साम्राज्य का भी विस्तार हो। दूसरा राजतरंगिणी, ये कलहण नामक कवि हुए, उनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा अली अहमद का चचनामा और चौथा पाणिनि का अष्टाध्यायी, फिर कात्यायन नाम के कवि की गार्गी संहिता और फिर पंतजलि का महाभाष्य और विशाखदत्त कवि का मुद्रा राक्षस और कालिदास का मालविका अग्निमित्रम। यानी ये कुछ एक ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ये प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ आपके सामने प्रस्तुत हैं जिनका अपने को प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में योगदान रहता है। अब आप इस बात के लिए ध्यान रखें, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास जानने के स्रोत। तो उसमें से दो प्रमुख स्रोत हमने देखे, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। आप इनको देख लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड है, अब जो हमने जो धार्मिक ग्रंथ देखे थे, हम उन धार्मिक ग्रंथों में से पहले धार्मिक ग्रंथ थे वेद। हम उन वेदों का डिटेल में देखते हैं। पेपर में इस पर निश्चित रूप से पक्का क्वेश्चन आते हैं वेदों के ऊपर, इसलिए हमें वेदों के बारे में मोटी मोटी सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत को जानने के प्रमुख धर्म ग्रंथ, और उन धर्म ग्रंथों में आगे हम पहला पढ़ रहे हैं वेद। तो वेद कितने थे प्राचीन भारत में? 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें से प्रथम जो वेद है वो ऋग्वेद है। आपको दिखाई भी दे रहा है इसका चित्र। यानी ये एक बहुत बड़ी पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है, जिसमें बहुत सारे मंत्र और सूक्त लिखे हुए हैं। इसका जो संकलन करता माना जाता है ऋग्वेद का, वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में यही है ऋग्वेद के बारे में कि ये इतिहास का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यानी ये भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वेदों में भी सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इस ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है जिसको मंडल बोला जाता है, और इस 10 भागों के अंदर इसमें 1028 सूक्त दिए हुए हैं और इसकी जो ऋचाएं हैं वो हैं 10,462। यानी इन 10 भागों के आगे फिर भाग किए हुए हैं 128, 1028 और फिर इन 1028 में जो ऋचाएं या मंत्र हैं वो कितने लिखे हुए हैं? 10,462। तो ये ऋग्वेद की सामग्री है। इन ऋचाओं या मंत्रों को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उनको हरोत कहा जाता था। उनको हरोत कहा जाता था इन मंत्रों या ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री की समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो गायत्री मंत्र है
ओम भूर्भुवस्सुः तस्मै वितुर्वरेण्यम, वो जो है वो कहां से मिलता है? उसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के भी तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, जो प्राचीन काल का एक प्रमुख देवता माना जाता था। नोट 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, यानी हाथ से लिखे हुए जो मंत्र हैं उनको क्या कहा गया? खिल कहा गया। और ये मंत्र या खिल हाथ से लिखी हुई कहां मिलती हैं? ऋग्वेद के 8वें मंडल में। आप इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। इस स्लाइड में अपने को ये वही ऋग्वेद का भाग दिखाई दे रहा है, और इसमें अपने को ये बताना चाह रहा है कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उस ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्णों की, हमारे जो आदि पुरुष हैं ब्रह्मा जी, उनसे उत्पत्ति बताई गई है। यानी इस स्लाइड में आपको क्या जानकारी मिल रही है? ये ऋग्वेद वाला ही पढ़ रहे हैं हम, कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें से प्रमुख है वेद, और वेदों में अपने पहला वेद पढ़ रहे हैं ऋग्वेद। उस ऋग्वेद में यही लिखा हुआ है कि जो हमारे समाज में 4 वर्ण थे, हमारा समाज जिन 4 वर्णों में बटा हुआ था, 4 जातियों में जो बटा हुआ था प्राचीन काल में, उन 4 जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसका विवरण आपको इस स्लाइड से दिखाई दे रहा है। इस स्लाइड में जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो हमारे जो आदि पुरुष है ब्रह्मा जी, उनका चित्र दिखाई दे रहा है। और इसमें जो हमारे 4 वर्ण आपको बताए गए हैं कि जो ब्राह्मण जाति थी या ब्राह्मण वर्ण था, उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से मानी गई है। जो क्षत्रिय जाति है उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के हाथों से मानी गई है। और जो वैश्य जाति है, यानी व्यापारी लोग जो काम धंधा करने वाले हैं, व्यापारी, उनकी उत्पत्ति मानी गई है ब्रह्मा जी के जांघों से। और जो चौथा हमारा जो वर्ण था समाज में, वो था शूद्र, जो छोटा मोटा काम करने वाले या सेवा करने वाले लोग थे, उनकी उत्पत्ति मानी गई है ब्रह्मा जी के पैरों से। यानी ब्राह्मण जो लिखने पढ़ने का काम करते थे, धार्मिक अनुष्ठानों का काम करते थे, उनकी उत्पत्ति मानी गई है ब्रह्मा जी के मुख से। और जो दूसरा वर्ग था क्षत्रिय, जिसमें सैनिक आते थे जो राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, उनकी उत्पत्ति मानी गई है ब्रह्मा जी के हाथों से। और जो तीसरा वर्ण था अपना वैश्य, उसकी उत्पत्ति मानी गई है ब्रह्मा जी की जांघों से। और जो चौथा वर्ण था वो था हमारा शूद्र, उनकी उत्पत्ति मानी गई है ब्रह्मा जी के चरणों से। ये किसमें लिखा गया है? ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में बताया गया है कि समाज में जो 4 वर्ण थे उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर के किस किस भाग से हुई है। इसमें एक बात और भी है कि ऋग्वेद में हमारी जो गाय माता थी, उस गाय माता को अघन्य कहा जाता था। मतलब होता था जो मारने योग्य नहीं है या जिसे मारा ना जा सके। अघन्य का मतलब होता है जिसका वध ना किया जा सके। और प्राचीन काल में अगर गाय माता का वध कर दिया जाता था तो उसको मृत्युदंड के बराबर सजा दी जाती थी, उसको मृत्युदंड के बराबर सजा दी जाती थी प्राचीन काल के बारे में। तो आप इस स्लाइड को नोट कर लीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा, फिर अपने आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि दूसरे वेद, पहला जो वेद था वो था ऋग्वेद, दूसरा वेद है वो है आपका यजुर्वेद। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है यजुर्वेद में यज्ञ की सामग्री और यज्ञ कांड करता हुआ एक ऋषि दिखाई दे रहा है, आपको यज्ञ करता हुआ ऋषि दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये जो यजुर्वेद है ये यजु शब्द से बना है और यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। इस ग्रंथ में या इस वेद में कह दें तो इसमें यज्ञ के नियमों व विधि विधानों का संकलन है। इसमें जो मंत्र लिखे हुए हैं उन मंत्रों को पढ़ने वाले को अधर्वणु कहा जाता था।
इसमें जो मंत्र लिखे हैं उस मंत्र को पढ़ने वाले को अधरव्यूई कहा जाता था, जबकि ऋग्वेद में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने वाले को हरोत कहा जाता था। इसके दो भाग हैं आगे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भागों में लिखा हुआ है। यानी आपको यही बात ध्यान रखना है कि यजुर्वेद के अंदर यज्ञ के विधानों और नियमों का उल्लेख है, और इसका जो उच्चारण करने वाले थे वो अधरव्यूई कहलाते थे, और इस वेद को गद्य और पद्य दोनों भागों में लिखा गया है। बाकी जो वेद हैं वो सिर्फ पद्य भाग में लिखे गए हैं, और जबकि इस यजुर्वेद को किस में लिखा गया है? इसको गद्य और पद्य दोनों भागों में या भाषाओं में लिखा गया है। अभी आप नोट कर लीजिए इस स्लाइड को भी। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों में प्रथम है वेद। तो हम वेद का अध्ययन कर रहे हैं, और वेदों में हमने पहले पढ़ा ऋग्वेद, और दूसरा वेद है अपना यजुर्वेद। आप इस यजुर्वेद वाली स्लाइड को नोट कर लें, फिर अपने नेक्स्ट अगली स्लाइड देखते हैं। तीसरा जो हमारा वेद है उस वेद का नाम था सामवेद। ये भी एक तरह का ग्रंथ है, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक ऋषि जी बैठे हुए हैं और कुछ लिख रहे हैं। इस साम शब्द का अर्थ ही अर्थ होता है गान। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। आपको सामवेद के बारे में एक बात ध्यान रखनी है, सामवेद का संबंध भारतीय संगीत से था। यानी यज्ञ करने के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते थे उसका इस वेद में संग्रह है, और इसके अंदर संगीत की बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है इस ग्रंथ के अंदर, इस वेद के अंदर। इसीलिए इसको भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था, ऋग्वेद में मंत्रों को गाने वाला हरोत कहलाता था, यजुर्वेद में मंत्रों को गाने वाला अधरव्यूई कहलाता था, और सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। तो ये अपना तीसरा वेद है। पहला वेद ऋग्वेद, जिसमें मूलतः मंत्रों का उल्लेख है, बहुत ज्यादा मंत्र हैं। दूसरा जो हमारा वेद था वो था यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन है। और तीसरा जो हमारा वेद था वो था सामवेद, जिसमें हमें भारतीय संगीत के मूल रूपों की जानकारी मिलती है, और यज्ञ के अवसर पर जो संगीत गाए जाते थे, जो मंत्र गाए जाते थे, उनका इसमें संग्रह है। तो ये है अपना तीसरा वेद सामवेद। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला जो अपना अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद। अगला जो अपना चौथा वेद है वो है अथर्ववेद। इसमें आपको दिखाई दे रहा है चित्र, इसमें एक आपको तांत्रिक और सांप दिखाई दे रहा है। उस तांत्रिक और सांप ने अपने सामने एक बुक रख रखी है। तो अथर्ववेद की सबसे खास बात क्या है कि इस वेद की रचना सबसे अंत में हुई थी। इसमें जो सूक्त दिए हुए हैं वो 731 हैं। ये 20 अध्यायों में बंटा हुआ है, और इसमें लगभग 6000 मंत्र मिलते हैं। अब इस वेद की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें इसका विषय क्या था, इसमें किसका वर्णन दिया हुआ है। तो इसमें ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें औषधि प्रयोग की दवाइयों का प्रयोग कैसे करना है, रोग का निवारण कैसे होगा, मंत्र जादू टोना आदि विषयों का वर्णन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें मुख्य रूप से औषधि प्रयोग, रोग निवारण के तरीके, और मंत्र जादू टोना और वशीकरण आदि से संबंधित जो वेद है वो कौन सा है, अथर्ववेद। फिर इसके बारे में आपको एक बात और भी याद रखनी है कि इसकी रचना सबसे अंत में हुई थी। और इसके बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन समय में राजा की मदद करने के लिए 2 समितियां होती थी, सभा और समिति। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये जो बात लिखी हुई है वो इसी अथर्ववेद में लिखी हुई है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस बात को भी इस अथर्ववेद में लिखा गया है। तो मैं आपको एक बार पुनः दिखा देता हूं कि हमने कौन से 4 वेदों का अध्ययन किया है। सबसे पहले
ये हमारे धार्मिक ग्रंथ थे। धार्मिक ग्रंथ में जो पहली बात है वेद, यानी धार्मिक ग्रंथ क्या है, ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का स्रोत है। उनमें पहली बात जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो है वेद। और वेदों में जो पहला वेद था वो है हमारा ऋग्वेद। इसके संकलनकर्ता वेद व्यास जी थे। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये। 10 मंडल हैं इसमें, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र या ऋचाएं लिखी हुई हैं। और इसके मंत्रों को पढ़ने वाले को अरोत कहते थे। और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसमें सोम देवता का उल्लेख है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि इसी ऋग्वेद में उल्लेख है कि समाज में जो 4 वर्ण रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसकी जानकारी भी हमें ऋग्वेद से मिलती है और ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि गाय अघन्य थी, यानी जिसको मारना मना था, जिसको मारा नहीं जा सकता, तो गाय को अघन्य कहा गया था और गाय को मारने वाले को मृत्युदंड भी दिया जाता था। फिर हमने दूसरा वेद पढ़ा, यजुर्वेद, जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन है और इसके जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला है उसको अथर्ववेद कहा गया। और ये एकमात्र ऐसा वेद था जो गद्य और पद्य दोनों भागों में लिखा गया है। तीसरा जो हमने वेद पढ़ा वो था सामवेद। सामवेद के बारे में आपको बताया कि इसमें संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसको भारतीय संगीत का मूल भी कहा गया है। और इसके मंत्रों को जो गाने वाला था उसको उद्गाता कहा गया। चौथा और अंतिम हमारा वेद था वो था अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, वशीकरण आदि की जानकारी मिलती है। इसमें 6000 के करीब मंत्र थे, 20 इसके अध्याय थे और 731 इसमें सूक्त थे। तो ये थे हमारे भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से पहला वेद। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको देख लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। वेदों के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। भारतीय इतिहास को जानने के जो दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई थी। ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। आपको यही बात ध्यान रखनी है कि इन ग्रंथों का जो चयन या रचना ब्राह्मणों के द्वारा की गई, इसलिए इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और इनकी रचना करने का प्रमुख कारण था कि संहिताओं की व्याख्या हो सके। पहले जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए थे उसमें कोई कलिष्ट विचार आया हुआ है, तो उसकी सरल भाषा में व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। और इसके अंदर जो इसके प्रमुख विषय थे वो थे यज्ञों के विषय। तो आपको ये ध्यान रखना है, ब्राह्मण ग्रंथ इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु की गई थी और इनकी रचना ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। अब देखिए, प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें उस वेद के विवरण को क्लियर किया गया है। अब आपके सामने ये दिखाई दे रहा है स्लाइड में आपको कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। याद करना है आपको, ये यजुर्वेद जो दूसरा अपना वेद था उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। और जो सामवेद है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, जिसका दूसरा नाम है तांडेय ब्राह्मण। और अथर्ववेद है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण। यानी इन चारों वेदों में जो भी क्लिष्ट बातें आई, जो महत्वपूर्ण बातें आई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में जहां जहां भी क्लिष्टता आई, कोई ऐसी बात आई जो हमें समझ नहीं आ रही है, उसको समझने के लिए फिर इनके ब्राह्मण ग्रंथ रचित किए गए और ये इन वेदों के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट जो अगला बात है वो है आरण्य ग्रंथ। यानी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है आरण्य ग्रंथ। आरण्य ग्रंथ
ये ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग थे और जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है, क्योंकि आरण्यक में आरण्य होता है उसका अर्थ होता है जंगल, और चूंकि ये जंगल में लिखे गए थे या जंगल में इनको पढ़ा गया, इसीलिए इनको क्या कहा गया, आरण्य ग्रंथ कहा गया। ये जो आरण्य ग्रंथ हैं वो है 7, ये देख लीजिए अपने, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम अध्ययन करेंगे उपनिषद का। प्राचीन इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत उपनिषद भी है। उपनिषद है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, उप और निषद। यहाँ उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर जिस ज्ञान की प्राप्ति की जाती है या गुरु के समीप बैठकर जिन ग्रंथों का संकलन किया गया उन्हें कहा गया उपनिषद। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषदों की संख्या है 108। उसमें से 12 उपनिषद हैं वो प्रमाणिक उपनिषद माने जाते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं और जिनमें से हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें ली गई हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जो 12 प्रमुख उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं। ईश उपनिषद, कैन उपनिषद, कंठ उपनिषद, पर्शन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, वरदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। इस तरह से अगर हमें प्राचीन इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत और देखना है तो वो हमारा प्राचीन इतिहास का स्रोत है उपनिषद। प्राचीन इतिहास को जानने का एक प्रमुख जो धार्मिक ग्रंथ स्रोत है वो है वेदांग। वेदांगों की जो कुल संख्या है वो है 6, और ये कौन कौन से वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इस तरह से ये भी धार्मिक ग्रंथों का एक भाग है उपनिषद और वेदांग। इस स्लाइड में हमने देखा कि उपनिषद क्या है और कितने हैं और वेदांग क्या है और कितने हैं, और ये भी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में हमें पूरी सहायता प्रदान करते हैं। आप इसको देख लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगली जो अपनी स्लाइड है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। विदेशी यात्रियों के जो विवरण है उसमें से प्रथम विदेशी यात्री जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक प्रमुख पुस्तक लिखी जिसको हिस्टोरिका कहा जाता है। ये पुस्तक 5वीं सदी ईस्वी पूर्व लिखी थी इन्होंने, और इस पुस्तक में इन्होंने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था। इस पुस्तक का जो विषय है वो भारत व फारस के संबंध है, यानी इस पुस्तक में उन्होंने भारत देश और फारस देश के आपसी संबंधों का वर्णन किया है। तो ये है पहला विदेशी विवरण हेरोडोटस, जिससे हमें इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। देख लीजिए आप स्लाइड, ये हेरोडोटस का चित्र है और इसने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, और हिस्ट्री शब्द का इस पुस्तक में उल्लेख किया था और भारत और फारस के संबंधों का इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट जो अगला विदेशी विवरण है वो है मैगस्थनीज। ये इतिहास का सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। विदेशी यात्रियों में अगर हम बात करें तो ये मैगस्थनीज का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। सारे एग्जाम में इससे संबंधित बातें पूछी जाती हैं। आपको ध्यान रखना है कि मैगस्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। इस पुस्तक से हमें मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का विवरण मिलता है। ये मैगस्थनीज कौन था? ये यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसने 14 वर्ष व्यतीत किए। यानी जब ये भारत आया उस समय भारत के ऊपर मौर्य वंश का शासन था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भारत के ऊपर राज कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी और बाद में दोनों के बीच में समझौता हो गया था और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी। और सेल्यूकस निकेटर जाते जाते अपने राजदूत मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ गया था। इस मैगस्थनीज ने भारत में रहकर
भारत में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी इंडिका। इस पुस्तक के द्वारा हमें तात्कालिक भारत के बारे में और तात्कालिक मौर्य समाज और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण दूसरा विदेशी विवरण था हमारे पास, और दूसरे विदेशी विवरण प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम था मैगस्थनीज। नेक्स्ट देखिए, अगला जो विदेशी विवरण है हमारे पास वो है ह्वेन-त्सांग। ये चीनी यात्री था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका चित्र देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है, एक युवा इतिहासकार दिखाई दे रहा है। ये जो चीनी यात्री है ह्वेन-त्सांग, ये 629 ईस्वी में वहां चीन से चला था और इसको भारत पहुंचने में 1 वर्ष लगा था और लगभग 630 ईस्वी में ये भारत पहुंचा था। जब ये भारत पहुंचा था उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासन था। जब ये भारत पहुंचा था उस समय भारत में किसका शासन था? हर्षवर्धन का। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग जब भारत पहुंचा था तो वहां पे उस समय भारत में हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था, उसका शासन था। अगला जो विदेशी विवरण है वो है ह्वेन-त्सांग चीनी यात्री था। ये इसने अपनी यात्रा चीन से 629 ईस्वी में पूरी की थी और ये 1 साल इसको लग गया था भारत पहुंचने में। 630 ईस्वी के लगभग ये भारत पहुंचा था। जब ये भारत पहुंचा उस समय जो भारत का शासक था वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था और इसका जो उद्देश्य था भारत आने का वो ये बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था और इसने वहां पर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों को अध्ययन करके अपने साथ भी लेके गया। ये इसने जो एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था सीयू की, और इस सीयू की पुस्तक में हमें भारत के तात्कालिक समाज संस्कृति की जानकारी मिलती है और हमें इसकी यात्रा के द्वारा इसने यात्रा में जो उस समय भारतीय समाज की स्थिति देखी उसको अपनी इस पुस्तक में इसने संजोया है। सीयू की पुस्तक में ये भारत में कुल 16 वर्ष तक रहे और 6 वर्षों तक इन्होंने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इस जो इसकी पुस्तक है सीयू की, इसमें उसने 138 देशों का वर्णन भी किया है उस समय में जो विश्व के देश थे। और इस ह्वेन-त्सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था क्योंकि ये उस समय के विदेशी यात्रियों में सबसे युवा यात्री थे। तो ह्वेन-त्सांग बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने को ध्यान रखना है कि ये 629 ईस्वी के करीब चीन से चले थे और 630 ईस्वी के लगभग भारत में पहुंचे थे और इसने बौद्ध धर्मों का अध्ययन किया भारत में रहकर और इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक निकाली जिसका नाम था सीयू की। तो इस स्लाइड को आप देख लीजिए, ह्वेन-त्सांग के बारे में है ये। नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड है, अब वो प्रमुख 3 तो हो गए, उसके अलावा भी कुछ रोमन, यूनानी और अन्य लेखक हैं जिनके द्वारा लिखित पुस्तकों से हमें तात्कालिक भारत की स्थिति के बारे में पता चलता है। उसमें से प्रमुख है टालमी, इसने ज्योग्राफी नाम की पुस्तक लिखी थी यूनानी भाषा में। दूसरे जो इतिहासकार हैं वो प्लिनी, इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी लैटिन भाषा में। तीसरे जो हमारे प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं फाहियान, इन्होंने फो क्यो की पुस्तक लिखी थी। चौथे हमारे इतिहासकार हैं वो है अलबरूनी, इन्होंने तहकीके हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। और फिर नेक्स्ट इब्न बतूता, इनके द्वारा अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी गई थी, एक ग्रंथ लिखा गया था, एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया था जिसको रेहला कहा जाता है।
रेहला, इन्होंने अरबी भाषा में एक यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसको रेहला कहा जाता है। और नेक्स्ट जो अगले इतिहासकार हैं वो है तिब्बती लेखक, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी कंगयूर तथा टंगयूर, और इसमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये भी प्रमुख लेखक हैं जिनके द्वारा रचित पुस्तकों के द्वारा हमें उस समय के प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं इनका भारत के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस स्लाइड को देख लीजिए आप, फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा इतिहास को जानने का अगला जो स्रोत है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों में दो तीन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो प्राचीन समय में चल रहे सिक्के, और दूसरी चीज होती है उस समय के शिलालेख। तो इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो अपने देख लेते हैं इस स्लाइड में। भारत में जो पुरातत्व शास्त्र है, उस पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के अंग्रेज को कहा जाता है। और भारत का जो सर्वप्रथम जो अपने को अभिलेख मिलता है वो हाथी गुफा अभिलेख मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो जिक्र है या भारत का जो जिक्र भारतवर्ष है वो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। फिर भारत के ऊपर सबसे पहले हूणों ने आक्रमण किया था, इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। और प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, और इन्हीं को इतिहास में कारशापण भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है सिक्कों के बारे में और शिलालेखों के बारे में। इन सिक्कों और शिलालेखों से भी हमें प्राचीन भारत को जानने की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का काम था, सिक्कों के ऊपर अपनी फोटो छपवाना, वीणा वादक करते हुए चित्र छपवाना या अन्य कोई चित्र छपवाने का जो काम है वो यवन शासकों ने प्रारंभ किया था। तो ये भी आप ध्यान रखें। ये पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं उनसे हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारा इतिहास उस समय था। नेक्स्ट इसी से संबंधित जुड़ी हुई अगली स्लाइड है सिक्के। तो इतिहास की जानकारी प्रदान करने में जो पुरातात्विक साक्ष्य मैंने बताया था उनमें दो प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य, एक तो सिक्के और एक शिलालेख। तो सिक्कों में आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि उस समय भारत में किसे सिक्कों का प्रचलन था। सिक्कों का जो अध्ययन है वो इतिहास में मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को इतिहास में क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। और उस समय जो धातुएं थी जिसके सिक्के चलते थे वो थी तांबा, चांदी, सोना, सीसा। इन धातुओं से मिलके सिक्के बनते थे। आपको दिखाई भी दे रहे हैं चित्र में कि किस तरह से सोने, चांदी और तांबे के ये सिक्के प्राचीन काल से प्रचलित थे, और इन पर अलग अलग चित्र भी अंकित थे। किसी पर तो उल्लू का चित्र अंकित है, किसी पर राजा, किसी पर मानव का चित्र अंकित है, किसी पर राजा का स्वयं का चित्र अंकित है, और किसी पर ये राज चिन्ह अंकित है। तो ये सिक्कों के द्वारा भी हमें उस समय के भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती थी। नेक्स्ट देखिए आप, अगली जो स्लाइड है हमारी वो भी इस पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में ही है कि आहत मुद्राएं और पंचमार्क सिक्के क्या होते थे। कि भारत में जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो लगभग 5वीं सदी के मिले हैं, और चूंकि इन पर ठप्पा मार के इनको बनाया जाता था इसीलिए भारत की भाषाओं में या भारत के इतिहास में इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है या आहत मुद्रा कहा जाता है। आरंभिक सिक्के चांदी के बने थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। यही सिक्के पंचमारक सिक्के कहलाते थे। यानी प्रारंभ में जो चांदी के सिक्के चलते थे उन्हें ही क्या कहा जाता था? पंचमारक सिक्के कहा जाता था। इन सिक्कों पर मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। इन पर आकृतियां बनी हुई थी जैसे अपने पिछली स्लाइड में देखा। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं जो शीशे, चांदी, तांबे और सोने के थे। यानी सबसे ज्यादा जो सिक्के हमें मिले हैं खुदाई में वो कहाँ के मिले हैं? मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्यों का जो अंतिम दौर था उस समय के सिक्के मिले हैं, जो लगभग सभी धातुओं के थे, शीशे के, चांदी के, तांबे के और सोने के। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना आप कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किन्होंने चलाए थे? गुप्त वंश के शासकों ने चलाए थे। तो इस जो स्लाइड में हमने देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सिक्के और जो शिलालेख हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट जो अपनी अगली स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि शिलालेख जो महत्वपूर्ण है, अभिलेख या शिलालेख, ये भी पुरातात्विक साक्ष्य है
पहला पुरातात्विक साक्ष्य हमने देखा सिक्का, और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य अभिलेख। उस समय के जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, जो महत्वपूर्ण जानकारी होती थी उसको शिलालेख पर छपवा देते थे या फिर उसको सुरक्षित पत्रों में अंकित करवा देते थे, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारे भारतीय इतिहास को जान सके। जो प्रमुख जो अभिलेख मिले हैं और उस समय का राजा कौन था उसको आप इस स्लाइड से देख सकते हो। हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग का राजा, कलिंग जो उड़ीसा में है, खारवेल उसके समय का है। जूनागढ़ जो गुजरात में है, गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख भी बोलते हैं, उस समय का राजा था रुद्रदामन। नासिक अभिलेख उत्तर प्रदेश में है, उस समय का राजा था गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये उस समय का राजा था समुद्रगुप्त। यानी इस प्रयाग स्तंभ लेख ये जो समुद्रगुप्त के समय लिखा गया और इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में और उसने क्या क्या काम किए थे उस समय उसकी जानकारी हमें मिलती है। अगला जो अभिलेख है वो है मंदसौर अभिलेख, मध्य प्रदेश में है, और इसको उस समय मालवा नरेश यशोवर्मन ने बनवाया था। यानी उस समय क्या था, जो मालवा प्रदेश था वो कुछ भाग तो गुजरात का और कुछ भाग मध्य प्रदेश का मिलके मालवा प्रदेश कहलाते थे। तो ये जो मंदसौर अभिलेख है वहां अंकित करवाया गया। तो इन अभिलेखों से भी हमें जानकारी मिलती है कि हमारे प्राचीन भारत में क्या क्या चल रहा था और हमारे प्राचीन भारत में क्या क्या प्रचलन में था, क्या क्या चीज दौर में चल रही थी। अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको इपिग्राफ कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफ कहलाता है। आपने पीछे देखा होगा एक बात कि जो सिक्कों का अध्ययन है उसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, जबकि अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, इपिग्राफ कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफ कहलाता है और सिक्कों का जो अध्ययन है वो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है किससे, महत्वपूर्ण अभिलेखों से। नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड है वो है, अगला जो है इसमें आपको सामान्य जानकारी दी गई है किसके बारे में, समय के बारे में। समय मतलब आज जो वर्तमान में जो समय चल रहा है ना वो ईस्वी सम्मित चल रहा है, जो कि ईसाई कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर पर आधारित है। यानी अब जो वर्तमान में जो समय चल रहा है उसको ईस्वी संवत बोला जाता है और जो प्राचीन भारत में समय चलता था उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो हमारा जनवरी फरवरी मार्च वाला है, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु, ईसाई जो हमारे धर्मगुरु हुए हैं ईसा मसीह, उनके जन्म वर्ष पर आधारित है और ये कल्पित है। कल्पित मतलब इसको अनुमान के आधार पर अंकित किया गया है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता था, जो प्राचीन भारत में चलता था, और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। इसने आपको एक समझा भी रखा है महात्मा बुद्ध के जन्म के द्वारा कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो तो 563 ईस्वी पूर्व हुआ और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व हुई। यानी ईसा के जन्म से पूर्व चलते थे और समय की गणना की जाती थी, जबकि वर्तमान में हम ईस्वी संवत में सीधा चलते हैं और सीधी गणना की जाती है। ईसा मसीह के जन्म 563 वर्ष पूर्व पहले महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 463 ईस्वी पूर्व पहले मृत्यु हुई। ईस्वी संवत क्या होता है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी संवत कहलाता है, जब इनका जन्म हुआ, और संक्षेप में इसको ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा में एडी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है एनो डोमिनी, अर्थात ईस्वी संवत। तो ये समय के बारे में साधारण जानकारी है। इतिहास को जानने में ये भी महत्वपूर्ण बात है। इतिहास के विद्यार्थी को ईसा और ईसा पूर्व और ईस्वी संवत इसकी भी जानकारी होनी जरूरी है। तो आप देख लीजिए इस स्लाइड को। नेक्स्ट जो इस टॉपिक की जो अंतिम स्लाइड है वो है प्रागैतिहासिक काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल है वो किससे मिलके बना है, वो प्राक प्लस इतिहास से बना है, अर्थात इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर आधारित था। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी पूरा का पूरा लिखित में कोई विवरण नहीं मिलता था, सिर्फ या तो सिक्के मिलते थे या फिर अभिलेखों के द्वारा हमें जानकारी मिलती थी, शिलालेखों के द्वारा जानकारी मिलती थी। अब जो ये मानव सभ्यता का जो प्रारंभिक काल है, जिसमें कि मानव इस धरती पर
दिखाई दिया या पैदा हुआ, उस मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है कि किस तरह से मानव ने अपना विकास किया और वो आधुनिक मानव के पास पहुंचा। तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो क्या करते थे और किस तरह से रहते थे? इस काल में मुख्यतः मनुष्यतः निग्रोटो जाति के थे। इसी काल में आग का प्रमुख आविष्कार हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। इसने हैंड एक्स, किलवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। हमारी जो संस्कृति थी वो हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित होती थी। इसके जो अवशेष मिले हैं इस काल के हमें, वो सोहन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में और भीमबेटका नामक गुफा में इस नव पाषाण काल के हमें अवशेष मिले हैं। यानी हमें नव पाषाण काल की जानकारी, पूरा पाषाण काल जानकारी इन अवशेषों में मिली है। फिर जो मध्य पाषाण काल था, इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइकोलिथ कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? माइकोलिथ कहा जाता था। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान में पशुपालन के प्रमुख साक्ष्य मिले। यानी मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो पशुपालन का कार्य करने लग गया था। मानव के अस्थि पिंजर के सबसे अधिक अवशेष प्रतापगढ़, यूपी के सराय, नाहर तथा महदहा नामक स्थानों से मिले हैं। यानी मानव का अस्थि पिंजर के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं? उत्तर प्रदेश में मिले हैं। नव पाषाण काल में क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ, मनुष्य स्थायी जगह पर रहने लग गया। सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया मनुष्य ने। उसके बाद खेती का आविष्कार हो गया और सबसे पहले जो इसने फसल बोई उसका फसल का नाम था गेहूं। गेहूं की खेती करने लग गया मनुष्य। कृषि का जो प्रथम उदाहरण है वो हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिलता है और बलूचिस्तान प्रांत में जगह थी मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हमें खेती का प्रमाण मिलने लग गया कि जो मनुष्य है वो अपना जीवन यापन करने के लिए खेती करने लग गया। इस काल के जो उपकरण थे वो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के टोंक नदी घाटी में 860 ईस्वी में लेम्से सूर्य ने प्राप्त किए थे। उत्तर प्रदेश के पास इसके जो उपकरण इस काल में जो प्रचलित थे वो हमें प्राप्त हुए। और बुर्ज होम से गर्तावास व कवर में पालतू कुत्ते का माली के साथ दफनाए जाने का अवशेष भी हमें मिला है। तो बुर्ज होम नामक जो जगह है वहां पर हमें मालिक और पालतू कुत्ते का एक साथ दबाए जाने का अवशेष भी मिला है। तो ये जो है ये मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल कहा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह से मानव का विकास हुआ, वो आधुनिक मानव तक पहुंचा। पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। तो इस समय इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत था उसकी जो जानकारी थी हमें विभिन्न जो स्रोत हैं उनके द्वारा मिलती है। और इस प्रारंभिक क्लास में आज हमने यही सीखा कि हमारा जो प्राचीन इतिहास था उसके क्या क्या भाग थे और उस प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हम किन किन स्रोतों पर आधारित है और किन किन का उपयोग कर सकते हैं। आप इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर मैं आपको रिपीट करवाता हूँ सारा का सारा जो अपना ये टॉपिक है, जो अपनों ने समझा इस क्लास में उसको हम फटाफट 5 मिनट में रिपीट करते हैं। आप इसको देख लीजिए अच्छे से। देखिए साथियों, अपने बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। दोबारा से मैं रिवाइज करवाता हूं आपको कि क्या हमने इस पहली क्लास में हमने क्या सीखा इतिहास की। प्रारंभिक इतिहास से लेके समस्त जो जानकारी हमने ली उसको हम रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से कि हमने क्या सीखा। देखिए, सबसे पहली स्लाइड में हमने देखा था कि भारत का जो नामकरण है वो कैसे हुआ। भारत को प्राचीन समय में भारतवर्ष कहा जाता था और महापुरा काव्य और पुराणों में भी इसे भारतवर्ष कहा गया। और जो ईरानी, यूनानी, अरब और अंग्रेज थे वो भारत को क्या क्या कहते थे हमने इस पहली स्लाइड में देखा।
फिर नेक्स्ट हमने देखा कि हमें इतिहास के अंदर अध्ययन क्या करना है। विद्यार्थियों को यही कंफ्यूजन रहता है कि हमें इतिहास में पढ़ना क्या है। तो हम भारत के इतिहास की अगर बात करें तो भारत के इतिहास में हमें 3 बातें मुख्य रूप से पढ़नी होती हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, चोल साम्राज्य। इसी तरह मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये वाले टॉपिक, और आधुनिक भारत में हमें इन टॉपिकों का अध्ययन करना होता है। तो ये स्लाइड है, ये हमें इन चीजों का अध्ययन करना है। हम सब के सब टॉपिकों का क्रम वाइज कक्षाओं में अध्ययन करेंगे और इसी क्रम में हम पढ़ेंगे आगे। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि प्राचीन भारत का जो अपना इतिहास है, सबसे पहले अपने शुरू करते हैं प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो हमारे प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब नेक्स्ट जो स्लाइडें आएंगी वो सारी की सारी इस स्लाइड पर आधारित हैं, इसलिए आप इस स्लाइड को ध्यान रखें, इसी से रिलेटेड है अगली सारी की सारी स्लाइडें जो हमने अध्ययन कर लिया। सबसे पहले हम देखेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों में ये सारे आ जाएंगे और ऐतिहासिक ग्रंथों में ये चीजें आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट अगली स्लाइड देखिए, इसमें हमने देखा कि धर्म ग्रंथों में जो पहली स्लाइड थी वो वेदों की थी। पहला वेद था ऋग्वेद, सारा पढ़ा हमने। दूसरा वेद था हमारा, ये इसमें पढ़ा कि समाज के वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर नेक्स्ट जो अगला हमारा वेद था वो था यजुर्वेद। फिर जो अगला वेद था वो हमारा था वो था सामवेद, इसकी जानकारी ली हमने। फिर जो अंतिम जो हमारा वेद था वो था अथर्ववेद, जादू टोने और वशीकरण वाला। फिर नेक्स्ट हमने देखा जो अगला प्राचीन इतिहास को जानने का जो धार्मिक स्रोत है वो ब्राह्मण ग्रंथ थे और उसके अलावा आरण्य ग्रंथ थे। इस स्लाइड में हमने ये दोनों देखे। फिर जो नेक्स्ट स्लाइड थी उसमें हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट था उपनिषद, जो 108 थे और 12 जो उपनिषद हैं वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी स्लाइड में हमने वेदांग देखे जो 6 थे। फिर हमने देखा अगला जो इतिहास को जानने का स्रोत है वो था विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें प्रथम थे हेरोडोटस, दूसरे विदेशी यात्री थे मैगस्थनीज और तीसरे विदेशी यात्री थे ह्वेनत्सांग। फिर हमने अन्य विदेशी यात्री देखे, रोमन, यूनानी और जो अन्य लेखक हुए थे जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, अपनी अपनी पुस्तकें। उसके बाद हमने देखा जो अगला साक्ष्य देखा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मैंने बताए थे आपको 2 होते हैं, ये साधारण बातें थी, एक तो सिक्के और एक अभिलेख। ये सिक्कों के बारे में पढ़ा था। सिक्कों का अध्ययन हमने देखा मुद्रा शास्त्र, ये सिक्कों के बारे में सामान्य बातें थी। और ये अभिलेख देखे कि कौन कौन से अभिलेख थे, कहाँ थे और किस राजा के समय में हुए थे। फिर हमने ये भी देखा नोट लगा के कि अभिलेखों का अध्ययन है वो एपिग्राफ कहलाता है। और फिर लास्ट में हमने समय के बारे में देखा कि जो ये अध्ययन करते हैं हम इतिहास का, उसको 2 भागों में बांटते हैं, ईसा पूर्व और ईसवी संवत। और जो अंतिम हमारी स्लाइड थी उसमें हमने मानव सभ्यता के जो प्रारंभिक काल थे, यानी मानव जो इस समय विकसित हुआ है वो कहाँ से आया है और किस तरह से विकसित हुआ है, इसको हमने देखा है। इस तरह से इस क्लास में हमने इतिहास को जानने की कोशिश की और हमने इतिहास का जानकारी कैसे मिलती है, उसको जानने के क्या क्या स्रोत हैं, उसकी जानकारी हमें मिली। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है उसे हम अगले क्रम में अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।